नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चक्रवात मोन्था कमजोर पड़ा, लेकिन नेपाल तक असर। यूपी बिहार में बारिश, एमपी में तेज हवाओं से तापमान गिरा, आंध्र में 3 लोगों की मौत। तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप को खदेड़ा, पत्थर फेंके। तेजस्वी का दावा, महिलाओं को 10,000 की रिश्वत दी जा रही। बेगूसराय में नीतीश बोले, पहले बिहार में फालतू सरकार थी, इन लोगों के समय में हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते थे, ये लोग काम नहीं करते थे। पटाखे फोड़ना, लाउडस्पीकर बजाना किसी धर्म में नहीं लिखा। एससी के पूर्व जज बोले, दुर्भाग्य है किसी नेता धर्मगुरु ने प्रदूषण रोकने की अपील नहीं की। केंद्रीय बैंकिंग संस्था फेडरल रिजर्व ने एक और बार ब्याज दरों में कमी का किया ऐलान। प्रमुख दर अब हुई 3.9%। चक्रवात मोन्था लगातार कमजोर हो रहा है, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश जारी है। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत 15 शहरों में बारिश हो रही है। काशी में बारिश से जलभराव हो गया। बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तेज हवा चली, इससे तापमान में कमी आई है। उज्जैन में तापमान 23 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान के जयपुर, अलवर, करौली समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह तेज बूंदाबांदी हुई, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इधर चक्रवात मोन्था ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में काफी नुकसान पहुंचाया है। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई है, 42 मवेशी मारे गए और करीब 1.5 लाख एकड़ में खरीफ फसलें बर्बाद हो गई। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। सूर्यापेट में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। खम्मम जिले में एक ट्रक ड्राइवर के बह जाने की भी खबर है। उधर नेपाल में चक्रवात मोन्था के असर से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। नेपाली मौसम विभाग ने 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। वैशाली के महनार विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। आरजेडी के समर्थकों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लगाए और पत्थरबाजी तक की। घटना बुधवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल तेज प्रताप यादव महनार में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जय सिंह राठौर के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जब उनका काफिला महुआ के लिए रवाना हुआ, तभी आरजेडी के समर्थकों ने उसे घेर लिया। भीड़ ने उन्हें कुछ दूर तक खदेड़ा और पत्थरबाजी की। तेजस्वी ने कहा कि आचार संहिता के बावजूद महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, खुलेआम रिश्वत दी जा रही है। इस पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? इधर बिहार में आज 10 बड़ी चुनावी सभाएं और रैलियां होने वाली हैं। इनमें पीएम मोदी की 2, राहुल गांधी की 2, अमित शाह की 4 और जेपी नड्डा की 2 रैलियां शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के मटिहानी में सभा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुराने वाले लोग कुछ काम के नहीं हैं। 2005 से पहले पूरे बिहार में भय का माहौल था। न इलाज, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा की व्यवस्था थी। हमने हर सेक्टर, हर वर्ग के लिए काम किया है। देश की प्रगति में बिहार का बड़ा रोल अदा किया है। इससे पहले चेरिया, बरियापुर, खोदावंदपुर प्रखंड मैदान में मुख्यमंत्री की सभा हुई। मंच पर जदयू के प्रत्याशी अभिषेक आनंद, बछवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता और बखरी से लोजपा के प्रत्याशी संजय पासवान मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बच्चे, लड़की, लड़का आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाकों में जाते थे तो देखते थे कि सब बंद रहता था। पहले फालतू सरकार थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय एस ओका ने 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लेक्चर सीरीज के दौरान कहा कि कोई भी धर्म पर्यावरण को बर्बाद करने, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। पटाखे फोड़ना और लाउड स्पीकर बजाना अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी राजनेता ने जनता से त्योहार मनाते समय प्रदूषण ना फैलाने और पर्यावरण को नष्ट न करने की अपील नहीं की है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक वर्ग इस कर्तव्य को नहीं जानता या इसे लेकर सजग नहीं है। कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो यही बात हमारे धर्म गुरुओं के बारे में भी सच है। वो क्लीन एयर, क्लाइमेट जस्टिस एंड वी टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। अब गौरतलब है कि जस्टिस अभय ओका और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने 2023 में दिल्ली एनसीआर में पटाखों से वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की थी। उन्होंने दिल्ली समेत पूरे देश में पटाखों पर बैन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी जीडीपी 30.507 ट्रिलियन डॉलर है। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग संस्था फेडरल रिजर्व ने एक और बार ब्याज दरों में कमी का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद प्रमुख दर अब 3.9% हो गई है, जो पहले 4.1% थी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सरकारी शटडाउन और रोजगार बढ़ने के दर में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि फेड का कहना है कि यह कदम आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने और रोजगार पैदा करने को लेकर बढ़ावा देने के लिए जरूरी था। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने दरों में कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी शटडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन ये प्रभाव स्थायी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी कामकाज ठप रहने के कारण रोजगार और मुद्रास्फीति के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से फिलहाल फेड को निजी संस्थानों से मिले आर्थिक संकेतों पर भरोसा करना पड़ रहा है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद नलमला पहाड़ियों से उफनती चंद्रवांग नदी ने राज्य में तबाही मचा दी है, जिसके चलते हैदराबाद श्रीशैलम राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। यह नदी अपने तटों से उफन कर आई है और उसका पानी अब हाईवे पर बहता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये महत्वपूर्ण सड़क संपर्क मार्ग एक विशाल जलाशय में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों में इस घटना को लेकर काफी दशा और परेशानी देखी जा रही है, क्योंकि ये मार्ग दोनों शहरों के बीच एकमात्र प्रमुख लिंक मार्ग माना जाता है। चंद्रवागु नदी, जिसकी ये विनाशकारी लहर है, वास्तव में अचंपेट क्षेत्र की नलमाला पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और अपने साथ बड़ी मात्रा में मलबा और बाढ़ का पानी लेकर आई है। ये पानी जब हाईवे तक पहुंचा तो सड़क का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। इससे हाईवे के जरिए किसी भी तरह के वाहन को गुजरना असंभव हो गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों को इस मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी है और वैकल्पिक मार्गों की तलाश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की संशोधित याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसमें वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत हिरासत को अवैध और मनमाना कृत्य बताया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से गीतांजलि जे अंगमो की संशोधित याचिका पर 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी है। बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भी प्रत्युत्तर अगर कोई हो तो दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही संशोधित याचिका में क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। कहा गया है कि हिरासत आदेश पुरानी प्राथमिकी, अस्पष्ट आरोपों और काल्पनिक दावों पर आधारित है। इसमें हिरासत के कथित आधारों से कोई जीवंत या निकट संबंध नहीं है। इस प्रकार इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है। याचिका में कहा गया कि एहतियाती शक्तियों का ऐसा मनमाना प्रयोग सत्ता का घोर दुरुपयोग है, जो संवैधानिक स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया की बुनियाद पर प्रहार करता है, जिसके कारण हिरासत आदेश को इस कोर्ट की ओर से अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने निकले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा बहेरी प्रखंड के निमेठी गांव स्थित रामशरण लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित की गई थी, जहां राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव का हर घर एक नौकरी देने वाला वादा सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है। जनता से झूठ बोलकर सत्ता में नहीं पाया जा सकता। हमारी सरकार हर घर को काम और रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा जनता से वादे नहीं, काम करने की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष सिर्फ झूठे सपने दिखा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के सभी विद्यालयों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का संपूर्ण गायन अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक ऐतिहासिक गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक अब तक विद्यालयों में, स्कूलों में सामान्यतः केवल वंदे मातरम के पहले 2 पद ही गाए जाते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2025 को इस गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी विद्यालयों में पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में वंदे मातरम के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि स्कूलों को इस राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व की जानकारी मिल सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक राज्य भर के सभी स्कूलों में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अवधि में वंदे मातरम के पूरे गायन के साथ साथ प्रदर्शनी आयोजित भी की जाएगी। शासन ने इस निर्णय से संबंधित संदर्भ पत्र की प्रति भी शिक्षा विभाग को भेजी है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। - 2020 के दिल्ली दंगे कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थे, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने की साजिश के तहत किए गए थे। इसका मकसद देश को कमजोर करना था। ये बयान किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने अपने 177 पन्नों के हलफनामे में दिया है और ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर ये एफिडेविट जो है वो दाखिल किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में मिले गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत बताते हैं कि ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ विरोध को हथियार बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कराए गए थे। पुलिस का कहना है कि इस साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य भी शामिल थे। उमर खालिद और शर्जिल इमाम साजिशकर्ता थे जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। दरअसल दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वकील राजत नायर और ध्रुव पांडे पेश हो रहे हैं। पुलिस ने अदालत में कहा कि आरोपी बार-बार झूठी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं ताकि केस की सुनवाई में देरी हो। यह न्याय प्रक्रिया में रुकावट डालने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट अब पुलिस के इस हलफनामे पर सुनवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी आज बिहार चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जिसे वो संकल्प पत्र का नाम दे चुकी है। बीजेपी का संकल्प पत्र इस चुनाव में विकास, रोजगार और सुशासन के वादों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। जानकारी है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर कई बड़े वादे किए हैं, जिन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां ऐसे समय में हो रही हैं जब चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। छपरा और मुजफ्फरपुर में होने वाली सभाओं में बड़ी भीड़ जुटी और वो साफ साफ देखी गई कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग इन जनसभाओं का हिस्सा बने। इन जनसभाओं में पीएम मोदी महागठबंधन पर हमला बोलते हुए नजर आए, साथ ही एनडीए की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए दिखाई दिए। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मेजबान भारत और 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया।
मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। टॉस दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। दोनों टीमें तीसरी बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने सामने दिखाई दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में दिल्ली में सेमीफाइनल मुकाबला जीता था, लेकिन 2017 में डर्बी में हुए सेमीफाइनल में भारत ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, जब हरमनप्रीत के नाबाद 171 रन के दम पर भारत ने 36 रन से जीत अपने नाम की थी। अब देखना होगा कि क्या भारत एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जा सकेगा या नहीं। दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में भिड़ी थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया था। इस मैच में भारतीय टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। सबको नतीजे का इंतजार है। सूरत शहर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। उधना इलाके में 3 साल के मासूम बच्चे के अपहरण से हड़कंप मच गया। हालांकि वो अलग बात है कि पुलिस की सूझबूझ से ये जो हड़कंप है थोड़ा शांत हुआ। अगर इस पूरी खबर के बारे में बात करें तो पुलिस ने कुछ ही घंटों में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने बच्चे को अपहरण करने की कोशिश की थी, बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की थी। मासूम को सुरक्षित माता पिता के हवाले भी कर दिया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी बच्चे को बहला फुसलाकर ले गया था और उसका गैर कानूनी और घिनौना इरादा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से एक बहुत बड़ा अपराध होने से पहले ही बच गया। घटना बीती 29 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है। दोपहर करीब 4 बजे उधना इलाके के आशानगर स्थित धमनसू सोसाइटी में रहने वाली महिला का 3 साल का बेटा अंकित जो है वो सोसाइटी के बाहर खेल रहा था। कुछ ही देर बाद जब मां ने देखा कि बच्चा नजर नहीं आ रहा है तो उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया और दोनों ने मिलकर आसपास के इलाकों में बच्चे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बच्चे का कहीं भी पता नहीं चल पाया। घबराई हुई मां ने तत्परता दिखाते हुए सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक अज्ञात व्यक्ति मासूम बच्चे को गोद में उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दृश्य देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल की देरी किए परिजनों ने तुरंत उधना पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। फरियाद के आधार पर पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 137(2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर एसएन देसाई और पीएसआई एमके इशारनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा वो भी वीडियो सामने आया है। वो वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो वीडियो आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने नाती अगस्त्य नंदा को लेकर चर्चा में है। अगस्त्य की डेब्यू फिल्म 21 का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और अपने नाती को पहली बार बड़े पर्दे पर देखकर खुद अमिताभ बच्चन बेहद भावुक हो गए। अमिताभ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिल छूने वाला नोट साझा किया है। क्या लिखा है उसमें आपकी स्क्रीन पर इस समय वो दिखा रहे हैं। लिखा है कि अगस्त्य, तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया था। कुछ महीनों बाद तुम्हारी कोमल उंगलियां मेरी दाढ़ी से खेलने लगी थी और आज तुम दुनिया भर के थिएटर्स में खेल रहे हो। तुम खास हो। मेरी सारी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। अपने काम से हमेशा परिवार का नाम रोशन करो। बिग बी के इस भावुक पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर लोग अगस्त्य नंदा को बधाई दे रहे हैं और बच्चन परिवार की तीसरी पीढ़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं। फिल्म 21 का निर्देशन मशहूर निर्देशक श्रीराम राघवन ने किया है, जिन्होंने अंधाधुन और बदलापुर जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता था। मेडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में अगस्त्य के साथ धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आने वाली है। अरावली जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मेघराज तालुका में हुई अचानक बारिश के कारण मूंगफली और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होने से पूरे इलाका में निराशा का माहौल है और सरकार से मुआवजे की मांग उठने लगी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी अरावली जिले में अचानक बेमौसम बारिश हुई है। खास तौर पर मेघराज तालुका के ग्रामीण इलाकों में
भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है। कई खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। मूंगफली, सोयाबीन और कपास की फसलों में सड़न की स्थिति बन गई है। किसानों ने पूरे सीजन मेहनत कर फसल तैयार की थी, लेकिन अचानक हुई इस बारिश से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। इस पूरे मामले पर किसान मीनाबेन का बयान जो सामने आया है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं मेघरज तालुका तुरकोटा गाँव है मेरा। मेरे खेती में सोयाबीन, मूंगफली उसमें पानी फिर गया है और बहुत नुकसान हुआ है। कपास वगैरह में बहुत नुकसान हुआ है और खेती में भी पानी भर गया है। मूंगफली में और सोयाबीन में और कपास में भी पूरी भरपाई से पानी भर गया है। दाहोद में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चकलिया पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप वसावा के मुताबिक चकलिया पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर पेठापुर में एक कार और बाइक के बीच एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद ड्यूटी पर मौजूद चकलिया पुलिस स्टेशन के एएसआई सुभाष निनामा मौके पर पहुंचे। दाहोद में 50 लोगों की भीड़ ने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया। 18 लोग हिरासत में लिए गए। 50 लोगों की भीड़ ने चकलिया पुलिस स्टेशन के एएसआई पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। भावनगर जिले के घोघा तालुका में बेमौसम बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई। घोघा में कुकड़ से पानी वाली अलंग, सोसिया, तानसा, त्रपच तक की सड़कें बारिश के पानी से भर गई, जिससे यातायात ठप हो गया। बारिश के पानी की वजह से पुल पर सड़कें जलमग्न दिखाई दी, जिससे यातायात ठप पड़ा था। कुकड़, ओदारका, पीथलपुर, वावड़ी, सनोदर, कंटाला, गोरियाली, रामपुर, नवगाम, नाना, भाखल, पनियाली समेत कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई। बेमौसम बारिश के कारण किसान जो है वो दहशत में है, क्योंकि सभी की फसलें फिलहाल इस मौसम की वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है। भावनगर तलाजा तालुका के बेजोदरी गांव में बिजली गिरने का लाइव फुटेज सामने आया है। 7 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक निजी टावर पर अचानक बिजली गिर गई। मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति भी पलक झपकते ही टावर के गिर जाने से डर जाता है। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद आपदा विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। वायरल वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहा है और इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है। धारीगिर के गांव में बारिश में शेर का शिकार हुआ है। धारी तालुका के अमृतपुर शेर ने शिकार किया है। धारी तालुका के अमृतपुर गांव में शेर ने शिकार किया, जिसका वीडियो जो है सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी जो घटना है वो कैद हुई है। अमृतपुर की गलियों से शिकार घसीटता जो शेर है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। शेर के शिकार का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। टुकवाड़ा गांव के सागरमाल फलिया में मेरी संस्कृति मेरा स्वाभिमान नाइट का भव्य आयोजन कपराड़ा तालुका के अंतरियाल टुकवाड़ा गांव के सागरमल फलिया में आयोजित किया गया। कपराड़ा तालुका के दूर दराज क्षेत्रों में आदिवासी संस्कृति और परंपराएं पूर्वजों से काफी समय से चली आ रही है। इन्हीं परंपराओं को जीवित बनाए रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परंपरा के मुताबिक अलग अलग लोक नृत्य और वाद्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें तारपा नृत्य, ढोल नृत्य, कांठा नृत्य, मांडल नृत्य, काहली नृत्य जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रतियोगिताएं रात भर चली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था हमारी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना और नई पीढ़ी में उसका संरक्षण करना। इस आयोजन में अश्विन भाई भावर, सब्जी भाई मेढ़ा, गजू भाई गरेल, रामजी भाई मेढ़ा, रधु भाई मुहुड़कर, अविनाश भाई मेढ़ा, अनिल भाई घनगरे, सुरेश भाई कानात, मनसू भाई भावर, अशोक भाई मेढ़ा समेत सागरमाल गांव के युवाओं, बहनों और भाइयों ने सक्रिय भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे और पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ पूरी रात जो है वो उत्सवमय माहौल बना रहा।
समुद्र के बीचों बीच मांडवी के जहाज में आग लग गई। जहाज सोमालिया बंदरगाह से दुबई जा रहा था। फजल रबी नाम के जहाज में अचानक आग लगने का वीडियो जो है वो भी सामने आया है, तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे होंगे। जहाज पर सवार 16 नाविकों को बचा लिया गया। ये जो आग की घटना है, जहाज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जहाज धू धू कर जल रहा है। ये वीडियो ये सोशल मीडिया पर तो वायरल हो ही रहा है। इसके अलावा ये जो तस्वीरें हैं ये भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया और इस मौके पर देश के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए। मोदी ने कहा कि साल 2016 में मुंबई से शुरू हुआ यह आयोजन आज एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। इस बार 85 से ज्यादा देशों की भागीदारी इस बात का सबूत है कि भारत का मैरीटाइम सेक्टर अब दुनिया के भरोसे का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान शिपिंग सेक्टर से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है और लाखों करोड़ों के MOU साइन हुए हैं जो भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। PM मोदी ने ये भी बताया कि विजिंजम पोर्ट भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है और हाल ही में वहां दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल पहुंचा है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी जानकारी दी कि साल 2024-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही JNPT में भी बड़ा काम हुआ है। भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का फेज 2 शुरू हो चुका है, जिससे इसकी क्षमता दोगुनी हो गई है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया है। कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने कहा, आज का भारत समुद्री शक्ति के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। हमारे पोर्ट्स, हमारी शिपिंग नेटवर्क और हमारी नीतियां भारत को ग्लोबल ट्रेड हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। भारत में मैरीटाइम सेक्टर में जो विकास हो रहा है, यह न सिर्फ हमारी आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की क्षमताओं पर विश्वास भी दिला रहा है। सुनिए भारत की इस विकासशील उन्नति पर PM मोदी क्या कहते हैं। साथियों, कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, साथ ही इससे भारत की लंबी कोस्टलाइन पर बैलेंस डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, पोर्ट से जुड़े प्रोसीड्यूर्स को भी स्टैंडर्डाइज करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट के दौरान हुई। दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रमुखों की 6 साल बाद इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि मुलाकात दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को कम करने की कोशिश में की गई है। इस खबर से दुनिया भर के शेयर मार्केट में तो उछाल आया ही। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स 1% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान के शेयर बाजार भी बढ़त उसमें देखी गई। सोने की कीमतें गिरी क्योंकि निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार दिखे हैं। आज की वार्ता में ताइवान के इलाके में लगातार चीनी सेना का दखल और अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल ड्रग की तस्करी का मुद्दा भी शामिल रहा। ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौता करना चाहते हैं। इस समझौते में अमेरिकी सोयाबीन की खरीद और रेयर खनिजों पर प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Wow.